नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण मुद्दा क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूं, कभी कहते हैं कि लोकतंत्र में आखिरी उम्मीद का नाम इलेक्शन होता है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण कहा। आज का मुद्दा ध्यान से सुनिए दोस्तों। लेकिन जब चुनावी मैदान ही साजिशों से भरा हो तो उम्मीद भी बेबस हो जाती है। बिहार की जाले सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नौशाद आलम का नामांकन रद्द होना सिर्फ एक कानूनी गलती या तकनीकी त्रुटि नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक व्यवस्था का आईना है जिसमें ईमानदार या आम आदमी की आवाज उठाने वाला हर चेहरा पहले बदनाम किया जाता है और फिर ठिकाने लगाया जाता है। नौशाद आलम, ये नाम नौशाद आलम का दर्द दरअसल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पूरे तबके का दर्द है जिसे सिस्टम ने हमेशा हाशिए पर रखा है। और जब वो हाशिया बोलने की कोशिश करता है तो सत्ता उसे तकनीकी कारणों से चुप करा दे। जाले सीट की मैं बात कर रही हूं। अब जरा जाले विधानसभा सीट की कहानी को आपको समझना होगा दोस्तों। ये सीट सीमांचल की राजनीति का नब्ज मानी जाती है और यहां की जो सियासत है वो हमेशा मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रही है। नौशाद आलम कांग्रेस के उन नेताओं में से एक है जिन्होंने जमीन से राजनीति शुरू की, पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक अपनी पहचान बनाई। 2020 के चुनाव में जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया, तब से ही वो बीजेपी और जेडीयू की नजर में खतरा बन गए थे। और दोस्तों, यही वजह है कि जब 2025 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया तो राजनीतिक समीकरणों में हलचल जो है वो मच गई और बहुत तेजी के साथ ये हलचल मची। लेकिन खेल जो है वो वहीं से शुरू होता है जहां सिस्टम ने अपनी पुरानी चाल चली। नामांकन प्रक्रिया में ही गड़बड़ी ढूंढ ली गई और बताया गया कि उनके नामांकन पत्र में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं या कुछ कॉलम सही तरह से भरे नहीं गए हैं। अब सवाल यह है कि इसने बड़े स्तर की पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में अगर कोई कमी रह भी जाए तो क्या चुनाव आयोग पहले से सुधार का मौका नहीं देता? क्या ये वही बिहार नहीं है जहां कुछ उम्मीदवारों को गलती सुधार के लिए दो मौके दिए गए, मगर नौशाद आलम को सीधे रद्द की सूचना दे दी गई। ये फैसला अपने आप में ये बताता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और किसके इशारे पर काम करता है। नियम सिर्फ कमजोरों के लिए और ढील सिर्फ ताकतवरों के लिए है। नौशाद आलम की अगर बात करें तो नौशाद आलम ने अपने बयान में साफ कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे दस्तावेज पूरे थे। आज मुझे नॉमिनेशन करना था, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके चलते आला कमान, हाई कमान, हमारे उच्च लीडर ने मुझे कहा कि नौशाद, मैं जानता हूं कि आप वहां नहीं थे, मैं जानता हूं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई खता नहीं, बल्कि सारे अधिकारी जानते हैं, वहाँ के एसएसपी जानते हैं दरभंगा के, वहाँ के डीएसपी जानते हैं, थाना प्रभारी हो या वहाँ के आईयू हो, वो सब जानते हैं कि मैं नहीं था। इवन के कोर्ट में हम लोगों ने कई बार इसका पिटीशन लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जल्दी किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी सुनवाई नहीं हो। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि इस तरीके का नैरेटिव किसी निर्दोष के खिलाफ बनाना ठीक नहीं। लेकिन चुनाव आयोग पर दबाव था और ये बयान बिहार की सियासत में कोई हल्का आरोप नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीमांचल में आज भी अगर हम देखें तो प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव का जो खेल है उतना ही गहरा है जितना कभी दरभंगा दरबार की राजनीति में होता था।
या किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना या किसी खास समुदाय के वोट बैंक को बिखेरना, सब एक योजनाबद्ध प्रक्रिया का हिस्सा लगता है दोस्तों। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस के नौशाद आलम को ही क्यों निशाना बनाया गया, क्यों उनका नामांकन बिना किसी उसके रद्द कर दिया गया, उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। दरअसल कांग्रेस सीमांचल में धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और उसका सीधा असर बीजेपी के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाले जो एजेंडे हैं उस पर पड़ने वाला था। और पड़ने वाला क्या था, पड़ने लगा था। जाले सीट पर अगर नौशाद मैदान में रहते तो खेल का जो संतुलन है, जो बैलेंस बीजेपी बनाकर चल रही है, वो पूरी तरह से बदल सकता था। एआईएमआईएम और आरजेडी के वोटों में कांग्रेस सेंध लगा सकती थी और इससे बीजेपी का सीधा नुकसान होता और ये बीजेपी समझ चुकी थी। यानी चुनाव मैदान में जब मुकाबला बराबरी का दिखने लगा तो तकनीकी वजहों का सहारा लेकर या ये कहे कि बहाना बनाकर एक खिलाड़ी को मैदान से ही बाहर कर दिया गया। ये पूरा मामला दोस्तों इसलिए गंभीर हो जाता है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज का जो मामला है, आज का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ नौशाद आलम तक सीमित नहीं है। ये बिहार में लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन टेक्निकल कारणों से रद्द कर दिए गए, जबकि सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को हर सुविधा दी गई। लोकतंत्र का ये नया संस्करण प्री सिलेक्शन की तरह हो गया है, जहां जनता से पहले चुनाव आयोग ही ये तय करता है कि मैदान में कौन खेलेगा और कौन नहीं। अब आप ही समझ जाइए दोस्तों, अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो ऐसे कई मौके आए जब सत्ता ने विपक्ष की आवाज को नामांकन या जांच के बहाने कुचल दिया। चाहे 1975 की इंदिरा गांधी सरकार को आप ले लीजिए, इंदिरा गांधी सरकार के समय की इलेक्शन केस हो, या 2024 के लोकसभा चुनाव में कई स्वतंत्र उम्मीदवारों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होना। हर दौर में यह साबित हुआ है कि लोकतंत्र के नाम पर सबसे पहले गला घोटा जाता है विपक्ष का। नौशाद आलम की अगर बात करें तो नौशाद आलम की कहानी में एक और परत है। ये सांप्रदायिक राजनीति की परत, जिस इलाके में मुसलमान वोट निर्णायक होते हैं वहां किसी मुस्लिम उम्मीदवार का मैदान से हटना सीधे तौर पर बहुमत समीकरण को प्रभावित करता है दोस्तों। और यही वो चाल है, यही वो स्ट्रैटेजी है जो सीमांचल में बार बार दोहराई जा रही है। पहले एक मजबूत मुस्लिम चेहरा पैदा होने नहीं दिया जाता और अगर वो उभर कर सामने आ भी जाए तो कागजी साजिशों में फंसा दिया जाता है। नौशाद आलम का जो दर्द है वो सिर्फ उनके नामांकन रद्द होने का नहीं है, बल्कि उस विश्वास के टूटने का भी है दोस्तों जो जनता ने लोकतंत्र में रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मैदान से बाहर किया गया, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं मैदान से बाहर किया गया हूं, तो ये जनता के अधिकारों पर हमला है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, जनता का भी अधिकार होता है वो अपने प्रतिनिधि को चुने। और जब किसी उम्मीदवार को जबरदस्ती बाहर किया जाए, ऐसा कर दिया जाता है, तो दरअसल जनता की पसंद को अस्वीकार किया जाता है। सियासी जानकारों की अगर बात करें तो सियासी जानकारों का यह मानना है कि मामला आने वाले दिनों में कांग्रेस को सीमांचल में सहानुभूति लाभ दे सकता है। लेकिन नौशाद आलम खुद इसे किसी लाभ के रूप में नहीं देखना चाहते। उन्होंने जो दर्द अपना व्यक्त किया है वो किसी राजनीतिक बयान की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की पुकार की तरह था दोस्तों। मेहनत से विश्वास बनाया, लेकिन सिस्टम ने सब मिटा दिया। ये उनकी कथन है नौशाद आलम की। ये पूरा प्रसंग जो है वो बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। क्या हम सच में एक स्वतंत्र लोकतंत्र में रह रहे हैं दोस्तों? ये सवाल मैं आप लोगों से ही करना चाहती हूँ। आप क्या महसूस करते हैं? या फिर ये लोकतंत्र अब प्रतिबंध प्रतियोगिता में बदल चुका है? और अगर ऐसा है तो उसने ये किसने किया? जहां हारने वाले पहले से तय हैं और जीतने वालों का फार्म
कभी रद्द नहीं होता। तो आज की चर्चा के अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि लोकतंत्र की ताकत जनता होती है, यानी आप लोग, हम लोग होते हैं, लेकिन जब जनता की पसंद को ही चुनावी फाइलों में दबा दिया जाए तो लोकतंत्र नहीं, डॉक्यूमेंट्री जो है वो यहां पर बचती है। डॉक्यूमेंट्री, नौशाद आलम का नामांकन भले रद्द हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी बिहार की राजनीति में एक निशान छोड़ जाएगी, एक छाप छोड़ जाएगी, एक सवाल छोड़ जाएगी कि क्या अब चुनाव भी साजिशों से लिखे जाएंगे। और अगर ऐसा होता है और होता रहा तो आने वाले वक्त में मतदाता सिर्फ वोट नहीं खोएगा बल्कि भरोसा भी खोएगा। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज यही होती है दोस्तों, जब जनता भरोसा खोती। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में बिहार के सिनेरियो को देखते हुए, बिहार में जो इस वक्त सरगर्मियां तेज देखी जा रही हैं चुनावी, उसको लेकर आपके जहन में क्या विचार उठ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।